कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चार दोस्तों को, जेफ, एमी, स्टेसी और एरिक, जो मेक्सिको में वेकेशन मना रहे होते हैं और वहां उन्हें मेथियास नाम का एक जर्मन टूरिस्ट मिलता है जिससे इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मेथियास बताता है कि वह जंगल के बीच बने एक पुराने मायन खंडहर पर जा रहा है अपने भाई को ढूंढने, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। वह बताता है कि ये ऐसी जगह है जहां का कोई नक्शा नहीं है और वहां उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता है। यह सुनकर उन लोगों को लगता है कि ऐसी जगह पर जाना बहुत मजेदार होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जेफ अब सबको वहां चलने के लिए मना लेता है। दूसरे दिन ये सब वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए इन्हें कोई गाड़ी नहीं मिलती क्योंकि वहां जाने के लिए कोई टैक्सी वाला तैयार नहीं होता है। फिर ये लोग एक पुराने टैक्सी वाले से पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो जगह सही नहीं है, लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर ये लोग उसे मना लेते हैं वहां जाने के लिए। अब टैक्सी वाला उन्हें जंगल के बीच ले जाकर ड्रॉप कर देता है और कहता है कि यहाँ से आगे आप लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा। वो लोग देखते हैं कि वहां पे दो गाड़ियां बहुत दिनों से पड़ी हुई हैं, जिनमें से एक मेथियास के भाई की होती है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं है और वहां दो बच्चे दिखते हैं जो कि उन सबको बस देखे जा रहे थे। इसके बाद मेथियास को वहां एक पतला सा रास्ता दिखाई देता है जिसको कुछ पौधों से छुपाया गया होता है। ये देखकर स्टेसी कहती है कि यह रास्ता सही नहीं लगता और इसको छुपाया क्यों गया है। जेफ कहता है कि शायद यहाँ पर कोई खजाना हो सकता है, इसलिए इसको छुपाया गया है ताकि कोई यहाँ तक नहीं पहुंच सके। अब इसी अनजान रास्ते पर चलते हुए वो लोग उस खंडहर तक पहुंच जाते हैं जो कि पूरा एक अजीब तरह की बेलों से ढका होता है। लेकिन तभी वहां पर मायन लोग आ जाते हैं और उनके सरदार इन सब पर बहुत बुरी तरह से गुस्सा कर रहे थे और बहुत जोर जोर से उनको डांट रहे थे, लेकिन किसी को उनकी भाषा समझ नहीं आती है। फिर मेथियास उनको डरते डरते अपने फोन में अपने भाई की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या आप लोगों ने इसको कहीं देखा है। लेकिन तभी एमी उनकी फोटो खींच रही थी, वो उन बेलों पर पैर रख देती है। सरदार एमी पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी मेथियास के दोस्त दिमित्री को लगता है कि शायद उनको वो कैमरा चाहिए। वो एमी से कैमरा लेकर उनको देने के लिए आगे जाता है, लेकिन वो लोग उस पर तीर चला देते हैं और उनके सरदार उस पर गोली चला देते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन मायन लोग सबको डांटते हुए उस खंडहर के ऊपर जाने के लिए फोर्स करते हैं और ये लोग जल्दी से उसके ऊपर चले जाते हैं। ऊपर आकर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ टेंट लगे हुए हैं, पर उनके अलावा यहाँ और कोई नहीं है और वो मायन लोग वही नीचे पहरा दे रहे हैं ताकि कोई यहाँ से भाग न पाए। तभी मेथियास देखता है कि उसके भाई की लाश वहाँ उन बेलों के नीचे है और वो रोने लगता है। एरिक कहता है कि मेथियास के भाई के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी, उसका क्या हुआ, वो कहाँ है। अब वो लोग हेल्प के लिए किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन एरिक के पास जो फोन था उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे और मेथियास का फोन उन मायन लोगों के पास रह गया था। जेफ कहता है कि दिमित्री के दोस्त उसको ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे क्योंकि दिमित्री ने ही इस जगह का नक्शा तैयार किया था और उनके लिए नक्शे की एक कॉपी रखी थी, और अगर वो नहीं आए तो होटल वाले हमें ढूंढते हुए जरूर आएंगे, जिसके लिए हमें 2 दिन लग सकते हैं। वो स्टेसी को पानी पीने से रोकता है और कहता है कि हमें 2 दिन के हिसाब से पानी बचाना होगा, जो कि बहुत कम है। तभी उनको वहां किसी के फोन की रिंगटोन बजने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उस खंडहर के अंदर से आ रही होती है। मेथियास कहता है कि यह रिंगटोन उसके भाई की है। अब मेथियास तुरंत उस खंडहर के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है और वहां पर एक लंबी सी रस्सी भी लगाई हुई थी नीचे जाने के लिए। वो वही टेंट में रखे हुए लालटेन को लेता है और अब जेफ और एरिक धीरे धीरे रस्सी को नीचे भेजने लगते हैं, लेकिन तभी एमी देखती है कि रस्सी एक जगह से टूटने वाली है। वो लोग तुरंत अब मेथियास को ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो रस्सी टूट जाती है और मेथियास नीचे गिर जाता है। फिर कुछ सेकंड्स बाद मेथियास के कराहने की आवाज आती है, जिससे पता चलता है कि वो अभी जिंदा है। अब जेफ तुरंत वो रस्सी चेक करने लगता है कि फिर से कहीं से टूटी तो नहीं है, और वो एमी और स्टेसी से कहता है कि तुम में से किसी एक को नीचे जाना होगा। लेकिन एमी डरी हुई होती है और कहती है कि तुम दोनों क्यों नहीं जाते हो। जेफ कहता है कि यहाँ पर रस्सी खींचने के लिए ताकत चाहिए, इसलिए हम दोनों यहाँ पर रहेंगे। स्टेसी एमी की बेस्ट फ्रेंड होती है, इसलिए वो नीचे जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो लोग स्टेसी को उस रस्सी के सहारे नीचे भेजने लगते हैं, लेकिन नीचे पहुंचने से जरा ऊपर ही वो रस्सी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेसी को वहीं से कूदना पड़ता है। लेकिन कूदते ही उसके घुटने में बहुत तेज चोट लग जाती है और एक कांच अंदर तक चुभ जाती है। स्टेसी अब फिर से लालटेन को जलाती है और वहीं से ऊपर आवाज देती है कि मेथियास की कमर टूट गई है और उसके दोनों पैर पैरालाइज्ड हो चुके हैं। अब वो लोग उन टेंट से थोड़ी रस्सी और एक स्ट्रेचर बनाने लगते हैं, लेकिन एमी बहुत घबरा गई होती है और वो उन मायन लोगों से हेल्प मांगने नीचे जाने लगती है, और यह देखकर जेफ तुरंत उसको रोकते हुए उसके पीछे भागता है। एमी अब उनसे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वो लोग उन दोनों पर फिर से हथियार तान देते हैं। एमी अब रोते और झिझकते हुए वहीं पास की बेल उनके ऊपर फेंकती है, लेकिन वो बेल जाकर उनमें से एक बच्चे को लग जाती है, जिसे देखकर उन लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वो लोग उस बच्चे को भी मार देते हैं। ये देखकर वो दोनों फिर से ऊपर चले जाते हैं।
अब वो लोग उस टेंट से बनाए हुए स्ट्रेचर के साथ एमी को भी नीचे भेजते हैं और वो दोनों मिलकर मैथियास को उस स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं, जिसके बाद वो लोग भी ऊपर आ जाते हैं। अब रात हो चुकी थी और वो लोग सोने की तैयारी करते हैं और वहीं की एक बैटरी और हैंड इन्वर्टर को घुमाते हैं, जिससे वहां लगी एक बल्ब जल जाती है। अब वो लोग वहीं सो जाते हैं, लेकिन एरिक और जेफ बारी बारी से पहरा देते हैं और वो देखते हैं कि वो विलेजर्स भी वहीं नीचे अपना टेंट डाले हुए हैं। अब सुबह हो जाती है और जेफ पेशाब करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर उन बेलों के अंदर एक मानव कंकाल दिख रहा है। फिर स्टेसी जाग जाती है और वो देखती है कि उसके पैर पर वो बेलें लिपटी हुई हैं और उस कटी हुई जगह से उसके पैर के अंदर घुस चुकी हैं, जिसे देखकर एरिक तुरंत उन बेलों को खींचकर उसके पैर से बाहर निकालता है। इधर मैथियास के पैरों से भी वो बेलें पूरी तरह से लिपट चुकी थीं और वो बहुत घबराया हुआ था। तभी उनको फिर से उस खंडहर से वो फोन के रिंग होने की आवाज आती है, इसलिए वो लोग फिर से एमी और स्टेसी को खंडहर के अंदर भेजते हैं वो फोन लाने के लिए। अब नीचे आकर वो दोनों डरते हुए उस तरफ बढ़ती हैं जिधर से उस फोन की रिंग बज रही थी। तभी उन्हें वहां एक गर्ल की लाश दिखती है जिसके हाथ में वो फोन था। यह देखकर वो दोनों और ज्यादा घबरा जाती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि यह फोन तो पूरी तरह से टूटा हुआ है। लेकिन तभी फिर से उन्हें फोन की रिंग सुनाई देती है और जब वो जाकर देखती हैं तो वो आवाज उन बेलों में लगे फूलों के वाइब्रेट होने से आ रही होती है। और जब स्टेसी उस फूल को टच करती है तो वो सारी बेलों में हरकत होने लगती है और वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। वो दोनों जल्दी से वहां से भागती हैं और जेफ और एरिक उनको तुरंत ऊपर खींच लेते हैं। ऊपर आकर वो दोनों बताती हैं कि वहां कोई फोन नहीं है और वो आवाजें उन बेलों में लगे फूलों से आ रही थीं और हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा। लेकिन जेफ और एरिक को इस बात पर यकीन नहीं होता है। जेफ कहता है कि उन विलेजर्स ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, अगर हम नीचे जाएंगे तो वो लोग हमें मार देंगे, बस हम यहाँ किसी के आने का इंतजार कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग बचे खुचे ब्रेड खाते हैं और सब लोग एक एक घूंट पानी पीते हैं। लेकिन इसके बाद जेफ देखता है कि मैथियास के पैर और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। वो कहता है कि हमें इसके पैर काटने होंगे वरना इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा, लेकिन इसके लिए उनमें से कोई राजी नहीं होता है। एरिक कहता है कि यह करना बहुत दर्दनाक होगा और हमारे पास कोई औजार भी नहीं है। जेफ कहता है कि हमें इस चाकू से ही उसका पैर काटना होगा और कोई रास्ता नहीं है। स्टेसी कहती है कि जेफ एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। जेफ कहता है कि उसके कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया है, इसलिए उसे कुछ सेंस नहीं होगा और हम एक पत्थर से उसका पैर कुचलेंगे और फिर इस नाइफ से काट देंगे। मैथियास कहता है कि मेरा पैर काट दो लेकिन मुझे बचा लो। अब जेफ एक पत्थर से उसके पैर को कुचलता है और फिर नाइफ से काटने लगता है, लेकिन मैथियास को उस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसके बाद जेफ एक गर्म पैन से उसके पैर को दाग देता है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि मैथियास के कटे हुए पैरों को वो बेलें सरकते हुए ले जा रही हैं और तब जाकर उनको यकीन होता है कि ये बेलें कोई आम बेलें नहीं है, ये जिंदा है और मांस खाती है। अब दूसरी रात हो जाती है और सब सोने जाते हैं, लेकिन एमी और एरिक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी स्टेसी को एरिक और एमी की ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कि वो दोनों रोमांस कर रहे हों। वो अपने टेंट से बाहर आकर उन दोनों पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो एरिक की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो आवाजें असल में उन बेलों से आ रही थीं जो कि इन दोनों की आवाज को मिमिक कर रही थी। मतलब कि अब उन बेलों ने इनके दिमाग को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। फिर वो लोग देखते हैं कि वो बेलें मैथियास के मुंह से होते हुए उसके पेट में घुसती जा रही हैं। जेफ तुरंत उसको उसके मुंह से निकालता है, लेकिन तब तक मैथियास मर चुका था। तभी स्टेसी कहती है कि उसको भी अपनी बॉडी में उन बेलों के रेंगने जैसा फील हो रहा है और वो चिल्लाने लगती है। तभी उन बेलों में से भी अजीब अजीब तरह की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अब सुबह होती है और वो देखते हैं कि वो गांव वाले चारों तरफ नमक डाल रहे हैं ताकि ये बेलें यहाँ से बाहर कहीं और ना फैलें, और ये हजारों साल पुरानी है और जानवरों और परिंदों ने भी यह सब जान लिया है और यहाँ आना बंद कर दिया है। इसके बाद स्टेसी घबराई हुई होती है और दिखाती है कि ये बेलें उसकी स्किन के अंदर रेंग रही हैं। अब जेफ उसको एक नाइफ से कट करके उसकी बॉडी से वो बेलें निकालने लगता है और 2 जगहों से निकालता है, लेकिन वो रोते हुए कहती है कि अभी मेरी बॉडी में और भी है और मेरे सिर में भी फील हो रही है, जो कि वो लोग देखते भी हैं। लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो बस कहते हैं कि अब तुम ठीक हो और वो बेलें निकल चुकी हैं। इसके बाद वो लोग टेंट के अंदर सो रहे होते हैं, लेकिन स्टेसी टेंट से बाहर आ जाती है। फिर वो लोग देखते हैं कि स्टेसी अपने पूरे शरीर को उस नाइफ से काट रही है और उन बेलों को निकालने की कोशिश कर रही है। एरिक जाकर उससे वो नाइफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनजाने में वो नाइफ एरिक के अंदर घोंप देती है और एरिक वहीं मर जाता है। इसके बाद ही वो बेलें उसकी बॉडी को घसीटते हुए ले जाने लगती हैं, जिसको जेफ भी नहीं बचा पाता है। वो बेलें स्टेसी के शरीर में भी पूरी तरह से फैल चुकी होती हैं और वो बस एक ही बात कह रही होती है कि मुझे मार डालो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जेफ अब वो नाइफ लेता है और स्टेसी को उसकी जिंदगी से आजाद कर देता है,
जिसके बाद अब सिर्फ 2 लोग ही वहाँ जिंदा बचे थे और उन्हें पता था कि यहाँ रहे तो हम लोग भी जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अब जेफ वहाँ गिरे ब्लड को एमी की बॉडी पे लगाने लगता है और उसे एक चाबी देता है जो कि मैथियास के भाई की जीप की चाबी होती है, जिसे उन लोगों ने यहाँ आते हुए देखा था और यह चाबी इसी टेंट में उनको मिली थी। जेफ अब एमी को लेकर नीचे आता है और जमीन पर रख देता है, जिसे देखकर वो गाँव वाले सोचते हैं कि यह मर चुकी है। इसके बाद जेफ उन लोगों को अपनी बातों में उलझा रहा था और उनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। इधर एमी उठकर जोर से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लोग जेफ को तीर मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। इधर वो लोग एमी का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो जीप तक पहुंच जाती है और जीप स्टार्ट करके वहां से भाग निकलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो बेले एमी की बॉडी में भी फैल चुकी है। इसके बाद इन सबको ढूंढते हुए 2 और लोग इस खंडहर के पास आ चुके हैं। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।